और हमारे यहाँ शिक्षा किसी सरकार की प्राथमिकता है ही नहीं। ज़्यादातर पेशेंट्स की ये शिकायत होती है कि साहब हम लोग जाते हैं और हम लोगों को रेफ़र कर दिया जाता है। आज के दिन मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि आलमनगर में टॉर्च की बिक्री बंद हो गई। हेलो नमस्कार, मैं हूं नीरज कुमार। आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24। 17 लाख दर्शकों का फेवरेट न्यूज चैनल बिहार विधानसभा चुनाव पर सर्वे करते हुए आज आलमनगर पहुंचा हुआ है और आलमनगर की स्थिति, यहाँ के विकास कार्यों का जायजा, यहाँ के लोग कितने खुश हैं सरकार से, कितने खुश हैं अपने यहाँ के प्रशासन से, इस संबंध में बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ विशेष मेहमान सर्वेश्वर बाबू हैं, जो कि यहाँ के मुख्य पार्षद के प्रतिनिधि भी हैं और इस क्षेत्र में जो आप विकास कार्य देख रहे होंगे उसमें काफ़ी बड़ा योगदान इनका माना जाता है। इनके पास आज हम आए हैं ये जानने के लिए कि आने वाले 4.5 महीने बाद जब विधानसभा का चुनाव होगा तो आलमनगर की स्थिति क्या रहने वाली है, क्योंकि लगातार कई बार से, कई टर्म से यहाँ के विधायक जीतते आ रहे हैं। कुछ समय के लिए ये मंत्री भी बने थे, उसमें कितना काम हुआ है, कितना लोग उनसे खुश हैं, ये भी जानेंगे और पूरे आलमनगर विधानसभा में क्या हुआ है ये भी जानेंगे। सर्वेश्वर बाबू, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपने जो शुरू से ही, वैसे तो आप एक बार चुनाव भी लड़े थे पिछले बार, जो भी कारण रहा हो, हार जीत लगी रहती है। कहते हैं हार जीत तो मतलब 2 योद्धा लड़ता है तो हारना जीतना एक को है ही। लेकिन आप उसके बाद यहाँ नगर पंचायत का जब चुनाव हुआ तो आपने अपने समर्थक को लड़ाया और भारी मतों से उन्होंने जीत हासिल किया, सबके जमानत भी जब्त हो गए। अभी अगर हम बात करें 4.5 साल में आपके क्षेत्र में कितना बदलाव आया है, ख़ास तौर पर विधायक प्रतिनिधि, जो विधायक के निधि से काम होना चाहिए, कितना काम हुआ है, कितना विकास हुआ है? सबसे पहले तो आपके जो है न्यूज़ 24 चैनल को मैं धन्यवाद देता हूं कि आप लोग आए हैं और हम लोगों की समस्या और जो भी यहाँ की चीज़ें हैं उससे सब लोगों को अवगत कराएंगे। देखिए, हमारे जो माननीय विधायक हैं वो अभी उप सभापति भी हैं, बहुत सीनियर लोग हैं, हमारे परिवार से बहुत ही अच्छे और नज़दीकी तौर से जो हैं सो जुड़े हुए हैं। बहुत ही शांत शालीन हैं, मगर जहाँ तक जो विकास होना चाहिए था और जितने सीनियर ये नेता हैं ये आज चाहते तो आलमनगर विधानसभा शायद टॉप पे होता है, क्योंकि पिछले कई टर्म से ये रह चुके हैं विधायक और अब जो है इनकी स्थिति भी अपने पार्टी में जो है काफ़ी मजबूत है, सरकार में भी काफ़ी मजबूत है, पर कुछ उस तरीके का आउटस्टैंडिंग काम इनके द्वारा अभी तक यहाँ हम लोगों के नज़र में नहीं आ रहा है। हाँ, इतना ज़रूर है, बहुत ही मृदुभाषी हैं, सब लोगों से मिलते जुलते हैं, खास करके शादी ब्याह और कोई भी फंक्शन किसी के यहाँ होता है तो ये उसमें शिरकत करते हैं। काम के तौर पर मैं इनको मतलब 5 में अगर अंक देना हो तो 3 से ज़्यादा नहीं दूंगा। फिर भी 50% तो आप दे ही रहे हैं, 50% से ज़्यादा दे रहे हैं। और स्वाभाविक तौर पर जैसा कि आपने कहा कि मृदुभाषी हैं, उनका किसी से कोई दुश्मनी नहीं होता, दुश्मन के पास भी जाके वो बड़े शालीनता से बात करते हैं। बातचीत तो बड़ा अच्छा है, लेकिन आपका जो क्षेत्र है आलमनगर, वो साल का कम से कम पहले तो 5-6 महीने रहता था, लेकिन कम से कम 3 महीना बाढ़ग्रस्त आपका क्षेत्र काफ़ी रहता है। आपके क्षेत्र का मुझे लगता है 50% जो गांव का इलाका है वहाँ पानी ही पानी रहता होगा 2-4 महीना। वहाँ के लोगों का स्थिति तो ये था कि पहले तो नाव और घोड़ा ऐसे करके लोग जाया करते थे। हालांकि कुछ सड़कें बन गई है, फिर भी अभी बहुत सारे गाँव जो है वो कटे हुए हैं। अगर उनको इलाज के लिए है, आसपास कोई छोटा मोटा उप स्वास्थ्य केंद्र नहीं होता है, उन्हें इलाज कराने के लिए या तो आपको मधेपुरा या सहरसा जाना पड़ेगा। आपके आलमनगर में भी जो हॉस्पिटल है उसकी स्थिति कितनी बदली है ये तो आप जानेंगे, क्योंकि आप यहाँ के
नगर पंचायत में भी अच्छा भूमिका निभा रहे हैं। डॉक्टरों की स्थिति क्या है, प्रसूति वार्ड में महिला डॉक्टर है कि नहीं, इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी दीजिए। देखिए, आपका ये कहना सही है, ये बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, आज से नहीं शुरू से। जी जी। हाँ, थोड़ी विभीषिकाएं बाढ़ की कम हुई हैं, मगर तभी भी स्थिति अभी भी बहुत नाजुक है। जब फ्लड का सिचुएशन रहता है तो आदमी को एक जगह से जाने की बात तो छोड़ दीजिए, एक दूसरे से संपर्क तक स्थापित नहीं कर पाते हैं। इस क्षेत्र में सरकार और हमारे विधायक जी से जो हम कुछ जितना अपेक्षा रखते थे वो वैसा कुछ नहीं हुआ है। जहाँ तक स्वास्थ्य केंद्रों की बात है तो इसमें तो मैं कहूँगा कि सरकार की गलत नीति है। हमारे यहाँ ये जो है सारा का सारा एलोपैथिक दवाई आता है जी, उसकी जानकारी एलोपैथिक डॉक्टरों को होती है। जी जी बिल्कुल। मगर सरकार की ये क्या पॉलिसी है, ये हम लोग के समझ के बाहर की बात है। इन लोगों ने आयुर्वेदिक और अलग अलग विभागों से यहाँ पर ये लाके चिकित्सक ये रखे हुए हैं। ANM जो नहीं, ANM नहीं, अच्छा। मतलब बजाते डॉक्टर, अच्छा। आयुर्वेदिक डॉक्टर्स, BAMS का। हाँ, BAMS के। अब वो लोगों को अगर आयुर्वेदिक दवाई अगर ये सप्लाई होती तो शायद हो सकता था उनसे कुछ फ़ायदा होता या ना होता, वो अलग की बात है। जी जी। मगर उनको एलोपैथिक मेडिसिन का कोई नॉलेज नहीं है। तो ये तो उसी तरीके से हुआ कि किसी व्यक्ति का जो डॉक्टर नहीं है वो किसी को कोई दवाई चला रहा है, वो उसके लिए जो है जानलेवा भी साबित हो सकता है। अगर नॉलेज नहीं है तो और उन लोगों को सरकार से पता नहीं क्या निर्देश है, उन लोगों को इमरजेंसी ड्यूटी में रखा जाता है। यहाँ पे एक दो डेंटिस्ट लोग हैं, डेंटिस्ट को फिजिकल बॉडी का कोई मतलब कि कोई पढ़ाई होती नहीं है, तो उनको भी इमरजेंसी ड्यूटी में डाल दिया जाता है। ज़्यादातर पेशेंट्स की ये शिकायत होती है कि साहब हम लोग जाते हैं और हम लोगों को रेफ़र कर दिया जाता है। तो यहाँ पर तो लोगों को कोई सुविधा उस हिसाब से स्वास्थ्य की मिल नहीं रही है। और सारा कुछ हॉस्पिटल में है, मगर उसका लाभ आम आदमी को यहाँ नहीं मिल पाता है। बिल्कुल। दूसरी तरफ कर दी है किसी भी समाज का जो उत्थान है, आप एक चीज़ जान लीजिए कि हमारे स्कूल और कॉलेज ऐसे कारखाना हैं जिनके उत्थान या पतन पर देश के तमाम कारखानाओं का उत्थान और पतन निर्भर करता है। और हमारे यहाँ शिक्षा किसी सरकार की प्राथमिकता है ही नहीं। आज के दिन सब जगह ये खोल दिया गया है हाई स्कूल में जो है सारे बच्चे को साइंस भी पढ़ाना है, सोशल स्टडीज़ भी पढ़ाना है, मैथ्स भी पढ़ाना है, इंग्लिश भी पढ़ाना है, हिंदी भी पढ़ाना है। और वहाँ शिक्षक कितने हैं? तो मात्र एक। वही वहाँ पर प्रिंसिपल भी हैं, वही वहाँ पर शिक्षक भी हैं। तो अभी जो ये BPSC के इतने सारे शिक्षक नियुक्त हुए हैं, वो शिक्षक लोग अब कुछ लोग ये कर जा रहे हैं, मगर वो अपर्याप्त है, बिल्कुल ही अपर्याप्त है। जहाँ 10-15 शिक्षक होने चाहिए वहाँ 3-4 शिक्षक हैं। और ये स्कूल के नाम पर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी हो गई हैं, मगर स्कूल में आज मैं एक चीज़ कहता हूँ कि जितने सरकारी पदाधिकारी हैं उनके बच्चे सरकारी स्कूल में क्यों नहीं जाते? अगर उनके बच्चों को सरकार एक नियम बना दे कि जितने सरकारी पदाधिकारी हैं उनके बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ना अनिवार्य होगा, तो हमारे यहाँ शिक्षा का स्तर इतना अच्छा हो जाएगा। आप बगल में दिल्ली को देख लीजिए, केजरीवाल साहब ने वहाँ क्या किया।
आज हमारे यहाँ भी किया जा सकता है, हमारे शिक्षक अच्छे हैं, सब कुछ फैसिलिटीज़ है, पर हमारे बच्चों को शिक्षा मिल नहीं रही है। वो जान गया है कि मैं आलमनगर में अगर पैदा लिया हूँ, यहीं के स्कूल में जाऊँगा, वहाँ से निकल करके सर पे टोकरी उठाना है और दिल्ली पंजाब जाके काम करना है। बिल्कुल, यहाँ का जो मुख्य कहा जाता है पलायन, उसे रोका नहीं जा सका है। हालांकि सड़कें थोड़ी बहुत बन जरूर गई है, 2-4 सड़कें चमक रही है और बिजली में भी सुधार हुआ है। अगर और चीज़ों की बात करें तो बाहर से आप इसे एक शब्द में कह सकते हैं कि बाहर पेंट रोगन हो गया है बिहार में, परंतु अंदर वही खोखली बिल्डिंगें हैं। जैसा कि इन्होंने कहा, ना शिक्षा व्यवस्था सही है, स्वास्थ्य की हालत बिल्कुल गंभीर है, कुछ भी बदला नहीं है, डॉक्टर नहीं है। और जो कि आश्चर्य की बात, इन्होंने कहा कि एलोपैथी का दवाई जो है वो आयुर्वेदिक डॉक्टर द्वारा दिलाया जाता है, जो कि जानलेवा भी साबित हो सकता है। लास्ट में हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप जिस प्रकार से नगर पंचायत को देख रहे हैं, आपने अपने फंड से, अपने विवेक से यहाँ पर क्या क्या विकास कार्य करवाए हैं, वो एक बार हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, जब ये जो आलमनगर इस बार पहली दफ़ा 3 पंचायत, आलमनगर उत्तरी, आलमनगर दक्षिणी और आलमनगर पूर्वी को मिलाकर एक नगर पंचायती बनाया गया। जी जी। और सौभाग्य से जो है, मतलब उसका जो है सो करता धरता जो है सो आज के दिन मैं हूँ। जब ये पंचायत थे यहाँ पर, हर जगह बिचौलियों का, साफ शब्दों में कहा जाए दलालों का बोलबाला था। कहीं कोई योजना से काम चलती थी, 2-4 छुटभैया नेता आते थे, ठेकेदार को धमकाते थे, उनसे 1000-2000 जो उनसे ऐंठ सके लेकर वहाँ से चले जाते थे। मेरे आने के बाद ब्लॉक, थाना, अंचल और हॉस्पिटल, यहाँ कहीं भी आपको एक भी दलाल या बिचौलिया नहीं मिलेगा, आप जाकर देख सकते हैं। दूसरी तरफ बहुत सारी सड़कें थी जिस पे कि पैसा उठ गया था और सड़क बनी नहीं थी। मैंने उन सबों को चिन्हित किया और पिछले 2 साल के अंदर करीबन 174 सड़क, गली, नालों का मैंने निर्माण करवाया, 7 हाई मास्ट लाइट लगवाए। पूरे नगर पंचायत के सड़कों पे हर पोल पे जो है की गई रोशनी की व्यवस्था की गई। आज के दिन मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि आलमनगर में टॉर्च की बिक्री बंद हो गई। टॉर्च की बिक्री बंद हो गई। और लोगों के मन में एक सबसे बड़ी चीज़ है कि इनके मन से अब ये वहम हट गया कि मैं पैसा नहीं दूंगा तो मेरा काम नहीं होगा। आज के दिन है, अगर आप पैसा देंगे तो आपका काम नहीं होगा। अगर कोई ऐसी शिकायत है आप मुझको कहिए, मैं अपने स्तर से उसको देखूंगा और इस जगह को मैं जो है घूस और ये सब तरह के जो लेन देन के चीज़ों, भ्रष्टाचार से मैं इसको मुक्त कराने के लिए आया हूँ और मुझे इसमें अपना कोई भी दिलचस्पी नहीं है। मैं खुलेआम कहता हूँ, एक आदमी भी ये दिखा दे कि कोई चीज़ जो भी यहाँ पर खरीदी गई है उससे कम में हमारे जिला नहीं, हमारे कमिश्नरी के किसी और नगर पंचायत या नगर परिषद में उससे कम में वो खरीदी नहीं गई। बिल्कुल, बहुत ही आपने बड़ी बात कही है और ये एक तरीके से चैलेंज है कि पूरे क्षेत्र में यहाँ का जो रेट है सरकारी कार्यों का वो सबसे कम में है। और अगर ऐसा है तो आप बधाई के पात्र हैं, इसमें कोई। और साथ ही साथ अभी ये स्थिति है, यहाँ के लोग जो हैं सो कम पढ़े लिखे, तो वो लोग सोचते हैं कि भाई आलमनगर में ये अगर चेयरमैन प्रतिनिधि हैं तो ये हम लोगों के भी चेयरमैन प्रतिनिधि हैं। अलग अलग पंचायतों से लोग अपनी अपनी समस्याओं को लेकर आते हैं। व्यक्तिगत संबंधों के तौर पर मैं जिनको मदद कर सकता हूं उनको मैं जो है जितना हो सकता है उतना मैं उनको ही करता हूं।
और साथ ही साथ मैं लोगों को ये कहा कि आलमनगर के लोगों ने मुझे जवाबदेही दी है, तो मैं उनके लिए जो है मतलब ये मेरा फर्ज है कि मैं उनके लिए करूं। जिस दिन पूरे विधानसभा की जवाबदेही आएगी, पूरा विधानसभा आलमनगर के जैसा ही चमकेगा। बिल्कुल, अगला सवाल मेरा यही था कि क्या सर्वेश्वर बाबू आने वाले समय में महागठबंधन के उम्मीदवार होने वाले हैं और यहाँ की जनता का नेतृत्व आपके हाथ में आने के लिए आप उस जिम्मेदारी को निभाने के लिए तैयार हैं? देखिए, सेवा करने के लिए मैं हमेशा तैयार हूँ, पर मैं जाकर टिकट मांगने के बिल्कुल खिलाफ हूँ। या जैसा कि पिछले बार हुआ था, खरीद फरोख्त के टिकट पे मैं विश्वास नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे पैसा कमाना है नहीं, तो मैं खर्च करके क्यों खरीदूँ टिकट। जब मुझे तिजारत नहीं करनी है, मुझे सेवा करनी है, जी जी तो बिल्कुल। मैं इसमें पूंजी क्यों लगाऊं। इसीलिए जो लोग पूंजी लगाने वाले हैं आकर अपना टिकट लें, चुनाव लड़ें। यही चीज़ यहाँ आज बिल्कुल, नहीं राजनीति कई जो सालों है से होता है। लोग राजनीति को व्यापार बना चुके हैं और इस कारण से आम लोगों का राजनीति पे से भरोसा भी उठता जा रहा है और लोग सोचते हैं ये आए, इलेक्शन में आएंगे फिर चले जाएंगे, ऐसे ही कहेंगे चले जाएंगे। आखिर में आपसे जो एक सवाल है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में आप अपने क्षेत्र के लोगों से क्या अपील करेंगे कि जिस प्रकार से लोग जात के नाम पे, धर्म के नाम पे, हमारे गांव का, उसके गांव का, इस नाम पे लोग वोट दे देते हैं, तो उनके असली विकास के लिए वो क्या क्या पॉइंट को अपने दिमाग में बिठा के वोट डालें, कैसे लोगों को वोट डालें? देखिए, सबसे पहली बात है कि जिस घर का मुखिया कमज़ोर होता है ना, उस घर के किसी व्यक्ति को समाज में इज्जत नहीं मिलती। और हमारा मुखिया हमारा प्रतिनिधि होता है, चाहे वो हमारा मुखिया प्रतिनिधि हो, हमारा विधानसभा का जो है प्रतिनिधि हो, या हमारे लोकसभा का प्रतिनिधि। जीतने के बाद वो हर आदमी का, वो किसी पार्टी का हो, वोट दिया हो न दिया हो, वो सबका प्रतिनिधि होता है। मैं यहाँ के मतलब गणमान्य जितने भी मतदाता हैं, मैं उनसे यही अपील करूँगा कि हमेशा किसी आदमी को उसके चमड़े से नहीं, उसके कर्म से देखकर आप वोट दें। वो जाति के आपके हो सकते हैं, वो आपके मित्र हो सकते हैं, वो आपके रिश्तेदार हो सकते हैं, इसका ये मतलब नहीं कि वो एक अच्छे जनप्रतिनिधि भी हो सकते हैं। आप एक अच्छे जनप्रतिनिधि को चुनिए जो स्वार्थ से ऊपर उठकर, जात पात और पार्टी से ऊपर उठकर क्षेत्र के विकास के लिए काम करे, क्षेत्र को अपनी माँ समझकर अपनी माँ के लिए काम करे। ऐसे लोगों को आप लाइए। बिल्कुल, जो क्षेत्र का विकास करे ऐसे लोगों को चुनकर अगर आप लाएंगे तो आपके क्षेत्र का जो विकास का मुद्दा है वो विधानसभा में वो उठाएगा और वहीं से जो भी विकास कार्य होता है विधानसभा में बोलने से, विधानसभा में उठाने से ही होता है, नहीं तो जस का तस रह जाता है। इसलिए जब वोट देने जाएं तो इन मुद्दों को ज़रूर ध्यान में रखें कि आपका विकास कौन कर सकता है। आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वेश्वर बाबू, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।